Students, today we are going to discuss scope of comparative politics. First of all, political activities. कोई भी मानव समाज ऐसा नहीं हो सकता जहां राजनीतिक गतिविधि का अस्तित्व न हो, परंतु सभी समाजों में राजनीतिक गतिविधि का रूप और स्वरूप एक जैसा नहीं हो सकता और इसी वजह से जब किसी समाज में किसी प्रकार का विरोध या समस्या उत्पन्न होती है तो उस विरोध या समस्या को निपटाने के लिए जो यत्न किए जाते हैं उन यत्नों के सामूहिक रूप को राजनीतिक गतिविधि कहा जा सकता है। अपितु उस समस्या या विरोध को जन्म देने वाली अवस्थाएं भी राजनीतिक गतिविधि का एक अंग है। ऑक्सफोर्ड के अनुसार राजनीतिक गतिविधि में व्यक्ति अत्यंत और बहुत अधिक गहरे समुद्र में तैरता है। इसमें शरण लेने के लिए ना तो कोई बंदरगाह होती है और ना ही ठहरने के लिए कोई स्थान होता है। इसका ना कोई आरंभिक स्थान है और ना ही इसका कोई निश्चित मंजिल है। समुद्र मित्र भी होता है और शत्रु भी, परंतु उत्साह या साहस मांग करता है कि इस पर समान रूप में तैरते रहो। सेकेंड, अनेक क्यों का अध्ययन। तुलनात्मक राजनीति के क्यों अनेक हैं। प्रजातंत्रीय प्रणाली उन्नत पश्चिमी देशों में बहुत अधिक स्थिरता ग्रहण कर चुकी है, परंतु पिछड़े हुए एशियाई और अफ्रीकी देशों में ये प्रणाली स्थिर नहीं है। ऐसा क्यों होता है? रूस जैसे अविकसित देशों में 1917 में सफल समाजवादी क्रांति हुई, परंतु अनेक अत्यधिक अविकसित एशियाई और अफ्रीकी देशों में इस प्रकार क्यों न हुआ? पर्याप्त दीर्घकाल से साम्यवादी विचारधारा पर आधारित भूतपूर्व सोवियत संघ सहित अनेक साम्यवादी देशों में उदारवादी स्वरूप के परिवर्तन आए। विभिन्न देशों में आतंकवाद विकसित क्यों हो रहा है? इन क्यों और कैसे का अध्ययन इसमें किया जाता है। थर्ड पॉइंट, पॉलिटिकल पावर, राजनीतिक शक्ति। तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र का महत्वपूर्ण एक और विषय राजनीतिक शक्ति है। आधुनिक राजनीति शास्त्री शक्ति को राजनीति का केंद्र मानते हैं और उसके विचार अनुसार राजनीति मुख्य रूप में शक्ति को प्राप्त करने के लिए किए जाने वाले संघर्ष से संबंधित है। प्रजातंत्रीय प्रणाली में शक्ति प्राप्त करने की विधि सहमति पर आधारित है। यह सहमति निर्वाचन प्रक्रिया द्वारा व्यक्त की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, स्टडी ऑफ ग्रुप्स। प्रत्येक समाज में शक्ति संबंधी संघर्ष भिन्न भिन्न समूहों, समुदायों या संस्थाओं और सरकार के प्रत्येक स्तर पर पाया जाता है। किसी भी देश की राजनीतिक समूहों या समुदायों के प्रभावों से मुक्त ये नहीं हो सकता। इस कारण कहा जाता है कि राजनीतिक अस्तित्व समूहों और शक्ति की पर्याप्त समूहों द्वारा और शक्ति का प्रयोग समूहों की इच्छाओं के अनुसार किया जाता है। यह समूह प्रत्येक देश की राजनीतिक प्रणाली में अपना महत्व डालते हैं। जैसे किसी भी देश की राजनीतिक प्रणाली का अध्ययन करने के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि ऐसे समूह जैसे कि राजनीतिक दल होते हैं, गैर राजनीतिक संगठन होते हैं, इसमें इनका राजनीति में क्या प्रभाव है और वो उसको कैसे प्रभावित करते हैं, इस सभी का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है राजनीतिक प्रणालियों का तुलनात्मक अध्ययन। प्रत्येक प्रणाली के कुछ विशेष कार्य होते हैं। प्रत्येक प्रकार की राजनीतिक प्रणाली अपने कार्यों के करने में एक समान सफलता प्राप्त नहीं कर सकती। इसके कारणों की खोज करना तुलनात्मक राजनीति का क्षेत्र है। भिन्न भिन्न राजनीतिक प्रणालियों के कार्य उनके संरचनाओं द्वारा ही किए जाते हैं। जैसे संरचनाओं के सरकार में अतिरिक्त दल, हित समूह, साधारण संचार के साधन आदि शामिल होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, राजनीतिक संस्कृति, पॉलिटिकल कल्चर। अपने देश की राजनीतिक प्रणाली संबंधी लोगों में जो विश्वास, दृष्टिकोण और मूल्य पाए जाते हैं उनके सामूहिक रूप को राजनीतिक संस्कृति का नाम दिया जाता है। लुसियन पाई के अनुसार राजनीतिक संस्कृति विधि को व्यवस्था और अर्थ प्रदान करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया। राजनीतिक संस्कृति के साथ साथ राजनीतिक समाजीकरण का भी एक तथ्य है जिसके आधार पर तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन करता कुछ सिद्धांत निश्चित करता है। जब लोगों में राजनीतिक संस्कृति विकसित करने का यत्न किया जाता है या एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को राजनीतिक संस्कृति दी जाती है तो इस प्रक्रिया को राजनीतिक समाजीकरण कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, लोगों की सहभागिता का तुलनात्मक अध्ययन। आधुनिक लोकतंत्रीय युग में लोगों की सहभागिता का अत्यधिक महत्व है।
लोगों की सहभागिता ही इनपुट्स का कार्य करती है और ये निवेश राजनीतिक प्रणाली की कार्यशीलता को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है राजनीतिक प्रक्रियाओं का अध्ययन। प्रत्येक राजनीतिक प्रणाली में कई तरह की राजनीतिक प्रक्रियाएं होती हैं। इलेक्टोरल प्रोसेस, लोगों अथवा समूहों द्वारा अपने मांगे पेश करने की प्रक्रिया। ऐसे मांगों संबंधी सरकार द्वारा निर्णय लेने की प्रक्रिया, सरकार के औपचारिक ढांचे के कार्य करने की प्रक्रिया और अन्य कई तरह की प्रक्रियाओं को प्रत्येक तरह की राजनीति प्रभावित करती है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है गैर राजनीतिक तथ्यों का अध्ययन। लगभग समस्त देशों में भिन्न भिन्न तरह के राजनीतिक तथ्य वहां की राजनीतिक प्रणाली की कार्यशीलता को अवश्य प्रभावित करते हैं, जैसे गरीबी, बेरोजगारी, धर्म, जाति, भाषा, हिंसा आदि गैर राजनीतिक तथ्य हैं और वो प्रत्येक देश की राजनीति को प्रभावित करते हैं। सरकारों का अध्ययन किया जाता है अलग अलग प्रकार से। तुलनात्मक राजनीति भी इसी का विषय है, परंतु तुलनात्मक राजनीति के विषय में तुलनात्मक सरकार का विषय निश्चित तौर पर शामिल है। सरकारों का तुलनात्मक अध्ययन किए बिना तुलनात्मक राजनीति का संपूर्ण अध्ययन नहीं हो सकता। इसीलिए हमें अलग अलग देशों की सरकारों का अध्ययन करना पड़ता है। कंक्लूजन में हम ये कह सकते हैं कि राजनीतिक प्रणाली की कार्यप्रणाली को प्रभावित करने वाले तथ्यों के तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर कुछ सिद्धांत निश्चित करने वाले तुलनात्मक राजनीति के विषय का मुख्य विषय वस्तु है। यदि अध्ययनकर्ता भिन्न भिन्न प्रणालियों संबंधी केवल सामग्री ही एकत्र करता है तो उसे वो क्रमबद्ध भी कर सकता है, परंतु कोई सिद्धांत निश्चित नहीं करता है। ऐसा अध्ययन तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन नहीं होगा। तुलनात्मक राजनीति के विषय का मुख्य उद्देश्य ही कुछ सिद्धांतों को निश्चित करना है। So this we have discussed the scope of the comparative politics. Now we will discuss utility of comparative politics in our next class. Thank you. If you have any questions, please drop them in the comment section below.